हूँ क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी और एक बात तो कंफर्म है, ये फिल्म जब आप थिएटर में देखोगे ना तो एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। पर जरूरी नहीं है कि ये फिल्म आपको भी उतनी ही अच्छी लगे, क्योंकि ये फिल्म आपको कितनी पसंद आएगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के बारे में कितना जानते हो। बेसिकली हमारे लिए ये फिल्म ऐसी ही है जैसे हॉलीवुड वालों को रामायण दिखाई जाए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर समझ आएंगे, उनकी बेसिक चीजें समझ आएंगी, पर ये समझ नहीं आएगा कि किस इवेंट का कितना इंपॉर्टेंस है एंड जिन गॉड्स के नाम फिल्म में लिए जाते हैं क्यों उनको लेकर इतना सीरियस माहौल एकदम से बन जाता है। तो चलो पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मुझे फिल्म कैसी लगी, आपको फिल्म आईमैक्स में जाकर देखनी चाहिए या नहीं, और फिल्म को जो इतना बैकलैश मिल रहा था रिलीज से पहले ही, क्या वो वर्थ इट है। तो बेसिक प्लॉट मूवी का यही है कि ओडिसियस नाम का एक बंदा है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है एक वॉर खत्म होने के बाद, और फिल्म बस उसके घर वापसी की जर्नी को कवर करती है। तो ये ट्रोजन वॉर लड़ने जाता है जो 10 साल तक चलती है। ये वॉर इसलिए होती है कि एक लेडी है जिसका नाम है हेलेन, जो स्पार्टा के किंग की वाइफ है और उसको दुनिया की सबसे सुंदर औरत बोलते हैं। एंड पेरिस जो ट्रॉय का प्रिंस था वो उसको अपने साथ ना ट्रॉय किडनैप करके ले जाता है। हर जगह ना इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो अब सारे जो ग्रीक किंग्स हैं और जो ओडिसियस हैं सब मिलकर ट्रॉय पर अटैक करते हैं। हालांकि ओडिसियस ट्रॉय पर अटैक नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको अपनी वाइफ पेनेलोपी और अपने बेटे टेलीमैकस के साथ रहना था जो जस्ट 1 साल का था। एंड उसको ये बात पता थी कि वॉर बहुत लंबी चलने वाली है और शायद वो घर भी वापस ना आए, बट फिर भी उसको ये वॉर लड़ने जाना पड़ता है क्योंकि बाकी सारे ग्रीक किंग्स की तरह उसने भी ओथ ली थी कि वो हमेशा हेलेन की प्रोटेक्शन करेगा। एंड इसीलिए बस वो ये वॉर लड़ने जाते हैं और ये वॉर काफी लंबी चलती है क्योंकि ट्रॉय की जो वॉल है ना वो काफी बड़ी है और उसको आज तक कोई भी बंदा तोड़ नहीं पाया है। फिल्म में 2-3 गॉड्स के नाम भी लिए जाएंगे एंड गॉड्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना उसमें गॉड्स हमारी माइथोलॉजी के जैसे नहीं होते। तो फिल्म में ना 3 गॉड्स का डिस्क्रिप्शन है। एक है ज़ूस, उनको आप मान लो कि वो उनके देवताओं के राजा हैं, ठीक है। दूसरी है अथेना, वो उनको आप सरस्वती माँ के जैसा मान लो, वो भी विजडम की देवी है। एंड थर्ड है पोसाइडन। पोसाइडन है समुद्र के देवता और इनका ओडिसियस की जर्नी में काफी बड़ा इम्पैक्ट है, वो भी आप फिल्म में देखना है। अब चलते हैं हम इस बात पर कि मुझे एक्चुअली फिल्म कैसी लगी और उसको फिल्म मेकिंग के सारे पर्सपेक्टिव पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिल्म के विजुअल्स की। जनरली फिल्म्स में आजकल क्या हो रहा है कि हमें ना सिर्फ मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, आगे पीछे हमें बहुत कम दिखाई जाती है, नेगेटिव स्पेस बहुत कम दिखाई जाती है। बट इस पर्टिकुलर फिल्म में आपको सब दिख रहा है। मतलब ओडिसियस है फ्रेम में, शिप दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, रेत दिख रही है, टापू दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मतलब इतने बड़े फ्रेम्स हैं एंड इन बड़े फ्रेम्स का ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टोरी पर। फॉर एग्जाम्पल जब हमें ये फ्रेम दिखाए जाते हैं तो जैसे पानी के अंदर इनका जहाज चल रहा है, ठीक है। अब बिकॉज ये घर वापसी की जर्नी है तो हमें वो स्ट्रगल दिखना चाहिए, पर जब आप विजुअल देखोगे कि बहुत बड़ा समुद्र है जो खत्म ही नहीं हो रहा है और उसमें सिर्फ एक शिप चल रही है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा कि कितना लंबा रास्ता ट्रेवल करना है। तो यानी कि जो स्ट्रगल है और जो उसकी प्रॉब्लम है, ओडिसियस का जो मेन प्रॉब्लम है, वो आपको ना विजुअल्स के थ्रू समझ आ जाता है। एंड इसीलिए ना आपको इमोशंस भी बहुत अच्छे से कन्वे हो जाते हैं कि वो कैरेक्टर्स एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं। और फिल्म में ना इतनी सारी लोकेशंस हैं, इतनी सारे मॉन्स्टर्स हैं, मैजिक है, बहुत कुछ है। जो भी दिखाए हैं दे आर वेरी क्लोज टू रियल। अगर आप कलर ग्रेडिंग की बात कर लो तो किसी किसी को लग सकता है कि कलर्स नहीं है, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर टोन ही दिखती फिल्म में, बट मेरे लिए तो वो सही काम करी है। एंड फिल्म में ना पर्टिकुलरली 2 क्रीचर्स दिखाए जाते हैं, ये छोटा सा स्पॉइलर है। तो एक हमें दिखाया जाता है साइक्लोप्स जो है 1 नाइट मॉन्स्टर, बिल्कुल रियल लगता है। एंड एक और मॉन्स्टर दिखाया जाता है, उसको दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अगर उसको पूरा कंप्लीटली दिखाते तो शायद हमें वो नकली लग सकता था। बट इन्होंने एक चीज ना बहुत स्मार्टली करी कि इन्होंने हमें इसको पूरा दिखाया ही नहीं, बस इतना सा दिखाया कि हमें ना उसका डेंजर भी फील हो जाए और हमें वो नकली सा भी ना लगे। तो यस, द विजुअल्स आर कम्प्लीटली स्टनिंग। आप किसी भी लेवल से बोल लो, बढ़िया लगते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी चीज पे, वो है स्क्रीन प्ले और पेसिंग। तो जनरली क्या है ना, देखो इसकी कहानी ऑलरेडी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। द ओडिसी में ये बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिखाते हैं जो क्रिस्टोफर नॉलन जनरली दिखाते हैं, तो वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि किसी को समझ ही नहीं आती। तो उन्होंने जो जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लगता है। और जिस तरीके से ना जो फिल्म का जो मेन कोर है वही है कि ओडिसियस को घर वापस जाना है, तो जो उसके घर वापस वाला इमोशन है ना वो बरकरार रहता है। तो मतलब स्टोरी में कुछ भी हो जाए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट आप जो मेन कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो रहता है। इस वजह से ना आप उससे इमोशनली विड्रॉन नहीं होते हो। बाकी अगर आप पेसिंग की बात करो तो हो सकता है फैटीग हो सकता था, आपको बोरिंग लग सकती थी, पर कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, आपको पेसिंग इतनी सही लगती है। ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है बट आप फोन नहीं उठाओगे, मतलब दिस इज लाइक सो गुड। और तीसरी चीज की हम बात करेंगे वो है परफॉर्मेंसेज, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि फिल्म आपके लिए वर्क कर
करती है, क्योंकि फिल्म में मेजरली आपको सिर्फ मैट डेमन दिखाए जाते हैं जो ओडेसियस का रोल कर रहे हैं। तो पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। एंड भाई उनका क्या पूरा रेंज है, मतलब हमें ना उनको बहुत सारे सीन्स में दिखाया जाता है। एक पर्टिकुलर सीन है जो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, आप उस सीन में उनको रोते हुए देखते हो भाई, इट्स लाइक सो गुड। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस में बहुत कुछ है, उन इमोशन उनका ना एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं है कि वो ऑफ जाता है। इज सच अ नाइस परफॉर्मर है कि उनको देखकर आपको मजा आता है। एंड दूसरे जो परफॉर्मर है जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो है रॉबर्ट पैटिंसन। मतलब मुझे इनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि मेरे लिए आज तक वो ट्वाइलाइट वाले हीरो थे, एंड अभी मेरे लिए बोल सकती हूँ मैं कि वो ओडिसी वाले हीरो हैं। ठीक है, तो फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है एंटेनियस, वो बेसिकली विलन है, पर वो कनिंग आदमी है, जो हरामी आदमी है ना, मतलब महाभारत का शकुनी ऐसा आदमी है वो लिटरली। एंड ही पुल्स दैट ऑफ। जितनी बार वो स्क्रीन पर आते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हरामी आदमी है। ठीक है, सच अ नाइस परफॉर्मेंस। एंड अब वो ड्यून 3 में भी उनका रोल कुछ ऐसा ही होने वाला है। और भी बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं जैसे आना हाथवे एज पेनेलोपी, एंड उनका रेंज भी बहुत अच्छा है। मतलब वो एक ऐसी क्वीन का रोल प्ले कर रही है, उसका हस्बैंड बहुत साल से घर नहीं आया है, तो या उनके अंदर वो पेन है, बट उनको अपना किंगडम भी संभालना है, तो उनको पावरफुल भी लगना है। तो वो जो बैलेंस स्ट्राइक करती है अपनी परफॉर्मेंस में, और जो उनके कुछ डायलॉग्स हैं वेरी गुड, मतलब मजा आता है उनको देख के। फिर है आपके टॉम हॉलैंड। तो टॉम हॉलैंड टेलीमैकस का रोल प्ले कर रहे हैं जो ओडेसियस के बेटे हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं, जितना है उतने में वो ठीक लगते हैं। जेंडिया है एज एथेना, एंड एथेना के रोल में एक्चुअली उनको आई थिंक बहुत ही कम दिखाया गया है, विश थोड़ा और दिखाया जाता है। एंड अगेन उनके लिए भी इतना कुछ नहीं है। बट एक एक्टर है हिमेश पटेल जो ओडेसियस के मेन क्रू मेंबर है, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी, मतलब आई थिंक जो दूसरे नंबर पे जिसको सबसे ज्यादा दिखाया गया है वो हिमेश पटेल ही है। एंड ही इज सो गुड। कोई भी एक्टर पकड़ लो, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप अभी भी रिव्यूज देखोगे तो कुछ रिव्यूज ऐसे होंगे जो फिल्म के इस बारे में बात कर रहे होंगे कि फिल्म ऐसी बेकार है या ये कास्टिंग है वो कास्टिंग, ये सब होगा। तो फिल्म को ना पहले से ही, रिलीज के पहले से ही बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था इस बेस पे कि आपने कास्ट किसको किया, मेजर कास्टिंग का इशू था। और फिर जिस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन से इस फिल्म को बनाया जा रहा है एमिली विल्सन का, उस पर काफी कॉल आउट हो रहा था। तो पहले कास्टिंग की बात कर लेते। तो कास्टिंग में जो सबसे ज्यादा कॉल आउट हो रहा था वो था हेलेन ऑफ ट्रॉय की कास्टिंग। तो बेसिकली हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए जनरली हमेशा एक व्हाइट लेडी को कास्ट किया जाता है, पर नॉलन ने द ओडिसी में लुपिता को कास्ट किया है, एंड शी इज अ ब्लैक एक्ट्रेस। अब प्रॉब्लम ये हो गई लोगों को, इससे नहीं हुई कि ब्लैक एंड व्हाइट से, प्रॉब्लम इस चीज से हुई मेजरली कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनमें कहीं भी इस चीज का वो नहीं है। एंड लाइक ये कल्चर का पार्ट है तो कल्चर कैसे चेंज कर दिया, एंड ये सब ऑस्कर्स के लिए किया, ऐसा कुछ बात हो रही थी। फॉर मी अगर आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखोगे तो आपको इतना फील नहीं होता, क्योंकि हेलेन का इतना रोल है नहीं, और जितना है वो अच्छी लग रही होती है, इतना कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक ट्रेविस स्कॉट की कास्टिंग के ऊपर थोड़ी सी बात हो रही थी, उनका भी एक्चुअली रोल बहुत छोटा है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेजरली जो कास्टिंग वाली प्रॉब्लम है वो इतनी होती नहीं है, बट जो मेन इशू था एमिली विल्सन के ट्रांसलेशन से फिल्म को बनाना, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे जो लगा, क्योंकि इनका जो वर्जन है ना, इन्होंने जो ओडेसियस एज अ वॉरियर है उनको काफी टोन डाउन किया है। होमर की जो मेन ओडिसी का कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि जो ओडिसियस ने अपने ईगो में जो डिसीजंस ले लिए थे, जिसके बाद उसको और उसके क्रू को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, वो एक्चुअली उसकी जर्नी है। बट जब आप द ओडिसी देखने जाओगे तो आपको एंड में कुछ और दिखाई देगा कि ये भी बंदा है जो वॉर में गलत हुआ, या जो चीजें इन्होंने करी, जो जूस की जो मेन आइडियोलॉजी है इन्होंने फॉलो नहीं करी, इसको उसको लेकर गिल्ट है। यानी एक रिडेम्पशन आर्क की तरह इसको दिखाया गया, जो बिल्कुल अलग ही है ओडिसियस के पोर्ट्रेयल से। कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बैकलिश की जरूरत नहीं थी, बट जिस वर्जन को लिया है उसका थोड़ा इम्पैक्ट हमें स्टोरी पर दिखता है। अगर आप एक जनरल ऑडियंस हो, अगर आपको एक ऐसी फिल्म देखनी है जिसको आप कभी ना भूलो, जो इतना सुंदर लगे आपको देखने में, आप बिल्कुल ऐसे खोना चाहो जिस दुनिया में, तो ओडिसी आप देखने बिल्कुल जाओ। आईमैक्स थिएटर में जाना जिसमें बढ़िया स्क्रीन हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी द ओडिसी थिएटर्स में देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।